दोस्तों नमस्कार, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि किसी मामले में जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, ड्राफ्टिंग का मतलब है अपने पक्ष की बात न्यायालय को बताने के लिए लिख रहे होते हैं, अपनी बात को कोर्ट में लिख करके देते हैं, चाहे वो किसी परिवाद पत्र के रूप में हो या कोई आपका क्रिमिनल केस है तो उसका डिस्चार्ज एप्लीकेशन हो या आपका कोई लिखित बहस हो या किसी प्रार्थना पत्र में आपके विरोध में आया है उसकी आपत्तियां देनी हो या कोई भी जवाब हो, दावा हो, जवाब दावा हो, प्रतिवादोत्तर हो, तो उसको हम किस तरह से ड्राफ्ट करें कि न्यायालय का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो और आप जो न्यायालय को बताना चाह रहे हैं उसके ठीक ढंग से समझ में आ जाए, प्रभावी तरीके से समझ में आ जाए। तो आपके पक्ष में, क्योंकि न्यायालय में दो पक्ष जाते हैं, एक वादी एक प्रतिवादी। अब वादी पुलिस भी हो सकती है जो वादी मुकदमा की एफआईआर पर पूरी चार्जशीट लेकर के जाती है, गवाहों को परीक्षित कराती है और बाद में उनके पुलिस के जो वकील होते हैं, जिनको कोर्ट साहब या सरकारी वकील कहते हैं, एडीजीसी या एपीओ, उनके माध्यम से अंतिम बहस होती है और मुकदमा डिस्पोजल होता है। तो हम अपनी ड्राफ्टिंग में ऐसा क्या लिखें, किस तरह से लिखें कि न्यायालय का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसी बिंदु पर कुछ विशेष बातें शेयर करते हैं। साथियों, सबसे पहले जब भी आप किसी न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र या चाहे बिल्कुल छोटा सा प्रार्थना पत्र हो, अर्थात हाजिरी माफी हो, अगर आप एक्यूज्ड हैं या किसी मामले में वादी हैं, प्रतिवादी हैं, तो आप अगर उस दिन नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके वकील साहब या किसी तरह से आपका एक प्रार्थना पत्र जाता है कि आज की हमारी हाजिरी माफ कर दी जाए। तो सबसे पहले जब आप प्रार्थना पत्र कोई लिखते हैं या कोई दावा लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, न्यायालय को संबोधित करते, तो दोस्तों न्यायालय का संबोधन कैसे करें, सबसे पहला विषय यह है। न्यायालय का संबोधन सबसे पहले उस न्यायालय का नाम समक्ष शब्द लिखते हुए, समक्ष न्यायालय, श्रीमान, और जो भी उस न्यायालय का नाम हो प्रयास करें उसे शुद्ध हिंदी में लिखें। जैसे मान लेते हैं किसी जिले में देहात का जिला है, रूरल एरिया है और वहां पर सीजेएम है, तो वहां पर आप सीजेएम को हिंदी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य दंडाधिकारी और उस जिले का नाम, न्यायालय, समक्ष न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिर आगे जिले का नाम, जो भी जिला हो, उत्तर प्रदेश नहीं, आप बाहर भी हैं तो भी वही जिला लिखें और लिखते हुए ये संबोधन सबसे बेहतर हो सकता है। दोस्तों संबोधन बहुत ही सम्मानित तरीके से करें, न्यायालय की गरिमा बनाए रखें और प्रयास करें कि श्रीमान शब्द का प्रयोग यदि हो सके तो कर लें। दोस्तों संबोधन के पश्चात अगर आप कोई नए मुकदमे में अपीयर हो रहे हैं तो चूंकि जब न्यायालय में कोई मुकदमा होता है तो उसका एक नंबर भी होता है, बिना नंबर का कोई मुकदमा नहीं होता, चाहे वो प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र हो, प्रकीर्ण वाद हो या कोई सिविल वाद हो या एसएसटी हो, माने स्पेशल सेशन ट्रायल, सेशन केस हो सकता है, कोई भी जो उसका नंबर हो उस नंबर को लिखें और उसका ईयर भी लिखें। दोस्तों इसके पश्चात आप सबसे पहले अपना नाम मानिए अपने क्लाइंट का नाम, अगर आप स्वयं क्लाइंट हैं तो अपना नाम, इसके बाद आप ये लिखें कि आप वयस्क हैं और इसके बाद आपकी उम्र क्या है, वयस्क, उम्र, और इसके बाद पिता का नाम, पिता अगर जीवित हैं तो श्री लगा करके लिखें और अगर मृत हैं तो स्वर्गीय शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद निवासी और आप अपना पूरा पता लिखें। और अगर आपके दो पते हैं, जैसे आपके आधार कार्ड में मान लेते हैं एड्रेस लिखा हुआ है, आप पहले कहीं रहते थे वहां का और वर्तमान समय में आप किसी दूसरी जगह रह रहे हैं, तो आप दोनों पते लिखें, निवासी सो एंड सो। अगर क्रिमिनल मामला है तो उसमें थाना जरूर लिखें और अगर सिविल मामला है तो उसमें तहसील जरूर लिखें, अपना गांव, अपना पोस्ट ऑफिस, अपना थाना या तहसील, और इसके बाद उसमें लिख सकते हैं वर्तमान निवास और उसका भी पूरा विवरण देते हुए डॉट आप प्रार्थी हैं तो प्रार्थी लिख दें, आप अगर वादी हैं तो वादी लिख दें, जो भी जिस स्थिति में है, आवेदक हैं तो आवेदक लिख दें और लिखते हुए आप अपना संबोधन कर दें। दोस्तों अपना पूरा विवरण देने के बाद आप बनाम शब्द बीच में लिखें, बनाम माने वर्सेस,
माने आपका ये प्रार्थना पत्र किसके विरुद्ध है, और अगर किसी मुकदमे में बीच में दिया जा रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है, उसके बीच में ये एप्लीकेशन है, तो उसमें जो अपोजिट पार्टी है माने बनाम, उसका नाम लिखिएगा। तो उसका नाम आप लिख सकते हैं, जो भी उसमें है उनको याद करके लिख दें, या उनका पूरा नाम पता लिखते हुए उनको बाद में ये भी लिखें कि डॉट प्रतिवादी गण या विपक्षी गण, या अगर कोई एक ही प्रतिवादी है तो उसको प्रतिवादी, और अगर किसी अपील या रिवीजन में आप उनको लिख रहे हैं तो उनको प्रतिवादी ना लिखें, उनको लिखें उत्तरदाता प्रतिवादी, क्योंकि वो आंसर देने के लिए हैं, लिखते हुए। और ये आपके दोनों पक्षकार हो गए। इसके बाद अगर क्रिमिनल मामला है तो आप उसमें थाना नीचे लिखें, थाना फला फला। अगर कोई मुकदमा है तो मुकदमा अपराध संख्या लिखें, और किन किन धाराओं में है उन धाराओं का विवरण लिखें। और अगर सिविल मामला है तो उस सिविल मामले में तहसील का जरूर विवरण दे दें, तहसील सो एंड सो, जनपद सो एंड सो। और इसके साथ ही अगर वो प्रार्थना पत्र आप किसी ऐसे टाइम पे दे रहे हैं जिस दिन उस मामले की तिथि नियत नहीं है, तो उसी डिस्क्रिप्शन में आप ये लिख सकते हैं कि नियत तिथि और जो भी डेट फिक्स्ड हो उस डेट का विवरण दे दीजिए। दोस्तों, इतना विवरण लिखने के पश्चात आप उस प्रार्थना पत्र का शीर्षक भी लिखें, माने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा सो एंड सो, और वो धारा जिस अधिनियम की है उस अधिनियम का नाम लिखें। अब दोस्तों, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है बताने वाली, इसी पॉइंट पर आप ध्यान दें। कभी भी किसी ऐसे एक्ट की धारा शीर्षक में नहीं लिखी जाएगी जो प्रोसीजरल ना हो, माने प्रोसीजर का ही विवरण लिखा जाएगा। जैसे दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस वीडियो का लाभ आप ऐसे लोगों को मिले जो जुडिशरी में नए आ रहे हैं, नए इंटर्नशिप हैं, माने वो प्रवेश कर रहे हैं, या ऐसे हमारे साथी जो क्लाइंट्स हैं और आते जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वकील साहब नहीं हैं, आपको कोई प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप जल्दी से कैसे लिखेंगे। दूसरी चीज ये होती है कि आपने पढ़ाई चाहे जो भी पढ़ी हो, मैं मानता हूं, क्योंकि किसी भी पढ़ाई में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि कोर्ट में किस तरीके से प्रार्थना पत्र दें। आपको लेटर लिखना, एसे लिखना, ईमेल लिखना, ये तो बच्चों को इस समय पढ़ाया जा रहा है। कोर्ट का प्रोसीजर शायद ही कहीं पढ़ाया जाता हो, इसके लिए आपको स्पेशल LLB या BLLB ही पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और चूंकि मैं प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे कई जूनियर साथी हैं जो साधारण एप्लीकेशन भी नहीं लिखे पा रहे हैं, उनको समस्या उत्पन्न होती है। चूंकि अब उस कारण पर मैं नहीं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है। मैं केवल इस बात को बताना चाहता हूं कि कहीं से भी आपको सीखने को मिले उसे सीखना चाहिए, उससे कभी इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो प्रोसीजरल कोड का मतलब है, जैसे आप जब एप्लीकेशन देंगे वो CRPC या CPC या कोई ऐसा एक्ट जो प्रोसीजर बताता हो। जैसे बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे ये घरेलू हिंसा अधिनियम है, ये घरेलू हिंसा अधिनियम तो है ही, इसका प्रोसीजर भी इसी में दिया है कि किसको संबोधित होगा प्रार्थना पत्र, इसमें और कैसे क्या व्यवस्थाएं होंगी। तो इसी तरीके से जो प्रोसीजरल लॉ है, माने ऐसी किताबें या ऐसे कोड जो प्रोसीजर के लिए बनाए गए हैं, प्रक्रिया बताते हैं, उस प्रक्रिया की धारा लिखते हुए आप प्रार्थना पत्र का शीर्षक लिखेंगे। दोस्तों, शीर्षक लिखने के बाद अगर आपका जो दावा कोई बना रहे हैं, आप जो दावा सिविल का है, तो उसमें आप सबसे पहले लिखें कि वाद का मूल्यांकन, ये आप दाहिने साइड में लिखने का प्रयास करें, ये शीर्षक के तुरंत बाद, कि वाद का मूल्यांकन इतने रुपए है और प्रदत्त न्याय शुल्क इतने रुपए है। अगर वही आपका कोई ऐसा प्रार्थना पत्र है जो क्रिमिनल कैटेगरी में है तो उसमें आवश्यकता नहीं है, उसमें सीधे सीधे ही आप लिखना शुरू कर दें कि श्रीमान जी प्रार्थी वादी या वादी निम्नलिखित निवेदनशील है। और अगर आप सिविल सूट लिख रहे हैं तो उसमें प्रयास करें कि आप ये श्रीमान जी शब्द का प्रयोग ना करें, सीधे सीधे लिखें कि वादी निम्नलिखित निवेदनशील है। इसके अलावा अगर कोई और एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रार्थी विनम्र भाव से
निम्नलिखित निवेदनशील है, और आप पैरा वाइज स्टार्ट कर दें। दोस्तों, इसके पश्चात आप पहले पैरा की शुरुआत यह की शब्द लिख करके करें, माने यह की, और आगे आप प्रक्रिया शुरू कर दें। और 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं कि आप नपे तुले शब्दों का प्रयोग करें, उसमें बेवजह की बातें ना लिखें, और इसके बाद अपना पैरा वाइज स्टार्ट कर दें। दोस्तों, आप अपना दावा या अपना प्रार्थना पत्र, अपना प्रतिवाद पत्र या प्रतिवादोत्तर या आपत्तियां जो भी लिख रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान ये दें कि ऐसे वाक्यांश लिखें जो किसी धारा के आवश्यक तत्व हों, आवश्यक तत्व गठित करते हों। अगर आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं जिसमें किसी का जवाब आना है, तो उसको ऐसा रूप दें कि किसी विशेष अधिनियम में जो धाराएं दी हैं, मान लेते हैं आईपीसी की ही कोई धारा है, उस धारा के सबसे पहले आप आवश्यक तत्व पढ़ लें कि इसमें इसके इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, और प्रयास करें कि आपकी ड्राफ्टिंग होते समय उन आवश्यक तत्वों का आपकी ही भाषा शैली में, आपका जो मैटर है, आपकी जो बात है, उसमें वो आवश्यक तत्व सम्मिलित हो जाए। बेवजह की बातें लिखने से आपको ड्राफ्टिंग में कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। फिजूल की बातें ना लिखें, वाक्यांश अच्छे लिखें, और आप विधि भी ना लिखें कि विधि ये है। विधि तो न्यायालय अच्छी तरीके से समझता है, न्यायालय विधि को ही जानता है। आप जब उन आवश्यक तत्वों का समावेश अपनी ड्राफ्टिंग में करेंगे, अपनी बात में करेंगे, तो न्यायालय उसको जितनी अच्छी तरीके से समझेगा, उतनी और कोई नहीं समझेगा। उसका लाभ आपको आपके जजमेंट में मिलेगा, आपके पक्ष में, आपकी तरफ न्यायालय आकर्षित होगा। दोस्तों, विधि से हटकर या कानून से हटकर कोई भी शब्दावली या कोई भी बात आप अपने प्लीडिंग्स में ना लिखें, माने अपनी ड्राफ्टिंग में ना लिखें। माने ऐसी कोई बात ना लिखें जो किसी कानून के अगेंस्ट हो, माने विरुद्ध हो। जैसे आप न्यायालय को ऐसी कोई बात लिख करके ना बताएं जो किसी ऐसी विधि द्वारा वर्जित हो, रोकी गई हो, जिससे आपके ऊपर गलत प्रभाव पड़े। आप उसी बात को ऐसे तरीके से पेश करें, ऐसी तरीके से लिखें, बताएं न्यायालय को कि आपने कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं किया है, आपका जो विरोधी है वो विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है। दोस्तों, प्रयास करें कि लीगल शब्दों का ही, विधिक शब्दों का ही प्रयोग हो, और कोई ऐसे शब्द ना लिखें जो इलीगल हों। अगर आपका क्लाइंट पढ़ा लिखा है, या जो जिस व्यक्ति की ओर से प्रार्थना पत्र जा रहा है, अगर वो व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तो लीगल वर्ड का खूब प्रयोग करिए, और सुसंगत तथ्य ही लिखिए। अनावश्यक फिजूल की बातें लिख करके अपनी ड्राफ्टिंग को बहुत लंबा ना खींचिए। दोस्तों, एक और बात विशेष है कि जिस समय आप अपनी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें सुसंगत तथ्य लिखें, ये तो मैंने बता दिया। अब एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि अपना जो आपका साक्ष्य है, उस साक्ष्य को सस्पेंस में रखें। बहुत ज्यादा ये ना लिखें। जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जो आपको किसी बैनामे से प्राप्त हुई है, तो यह आवश्यक नहीं है कि आप उसमें लिखें कि बैनामे की प्रति मेरे पास उपलब्ध है, या बैनामा की प्रति मेरे पास खो गई है, या ये एग्रीकल्चर लैंड हमारा का बैनामा जो है वो मैंने किसी बैंक में मार्गेज किया हुआ है। इन चीजों को आप साक्ष्य में लाइए। आपको बहुत सारी चीजें हैं जिनका सस्पेंस रखना है। विरोधी पक्षकार आपकी छोटी छोटी कमियों का लाभ ना उठा पाए, तो आप उस पर सस्पेंस रखिए। उस सस्पेंस को आप उस समय बिल्कुल ओपन कर दीजिएगा जब आपका मामला साक्ष्य पर आ जाए। दोस्तों, आप अपनी ड्राफ्टिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग मामलों में करें। जैसे परिवाद हो, क्रिमिनल परिवाद हो तो उसमें परिवाद के तरीके से करें। सिविल दावा लिख रहे हों तो उस सिविल दावा के क्या एलिमेंट होने चाहिए, अभी उस पर कोई या तो वीडियो बनाता हूं या इसी में आगे पार्ट में चर्चा करता हूं कि उसको पैरा वाइज किस तरीके से लिखें। किस पैरा में काज ऑफ आना चाहिए, माने वाद का कारण, किस पैरा में कोर्ट फीस का विवरण होना चाहिए, किस पैरा में ये आना चाहिए कि इसमें जुडिक्शन का मामला बनता है या नहीं बनता, इस मामले को सुनने की अधिकारता है या नहीं है। ये चीज बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सिविल मामले में जब आप कोई मामले का उत्तर दे रहे हों तो
किसी कागज का उत्तर दे रहे हो, भाई आप उत्तर तो किसी या तो वाद का उत्तर देंगे जो आपका जवाब दावा या WS रिटर्न स्टेटमेंट या उसको प्रतिवाद पत्र भी कहते हैं। तो उस उत्तर को देते समय आप उस कागज की संख्या अवश्य अंकित करें जिस कागज संख्या का आप उत्तर दे रहे हैं। अर्थात आप जब कोई किसी ऐसे डॉक्यूमेंट का उत्तर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र आया न्यायालय में किसी मुकदमे में, उस मुकदमे के उस प्रार्थना पत्र का जब आप आंसर देंगे तो उसका शीर्षक लिखते समय आप लिखें कि आपत्ति पत्र द्वारा प्रतिवादी या प्रतिवादी की ओर से आपत्ति पत्र विरुद्ध वादी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 100 एंड 100 कागज संख्या 100 एंड 100 दिनांकित, ये लिखते हुए आप उसका उत्तर स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि न्यायालय को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा या जो भी उसको देखने वाला है उसके आसानी समझ में आएगा कि ये किस मामले का कौन सा उत्तर दिया गया है। दोस्तों, अपने मामले में जब आप कुछ भी लिख रहे हों न्यायालय को देने के लिए तो गलत एडमिशंस करने से बचें। एडमिशंस माने स्वीकृतियां, और जब आप प्लीडिंग कर रहे होते हैं माने कुछ लिख करके दे रहे होते हैं, चाहे वो दावा हो या आपका जवाब दावा हो, चाहे कोई आपत्ति हो या प्रतिआपत्ति हो, तो जब कोर्ट में आप कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, डॉक्यूमेंट लिख करके देते हैं, माने आप अपना उत्तर लिख करके देते हैं, तो उस उत्तर में जो जो बातें आप स्वीकार करते हैं उनसे आप पीछे नहीं हट सकते हैं, उस पर आप बाउंड हैं। एविडेंस एक्ट में इसका विवरण दिया गया है। तो दोस्तों, आप गलत एडमिशन से बचें। आप अपने पक्षकार से खूब तसल्ली पूर्वक बात कर लें, उससे समझने के बाद ही उसका जवाब दावा या प्रतिवादोत्तर या कोई भी रिवीजन, अपील, दावा, एप्लीकेशन कुछ भी कोर्ट में देने के पहले प्रयास करें कि रॉन्ग एडमिशन आपसे ना हो, नहीं तो आप उससे हट नहीं पाएंगे और आपके खिलाफ वो बात चली जाएगी। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये आपकी ड्राफ्टिंग में एक अच्छा सा लुक लाने के लिए और अच्छा उसको प्रभावशाली बनाने के लिए है कि जब भी आप कोई प्रार्थना पत्र दें या दावा दें, उसमें प्रयास करें कि पैरा की शुरुआत यह की शब्द से हो। लेकिन जब भी आप कोई रिवीजन या अपील फाइल करें तो उसको पैरा की शुरुआत क्यों की शब्द से करें। दोस्तों, आप अपने सभी ग्राउंड जो भी आपको बताना है हॉनेबल कोर्ट को, उनको पैरा वाइज लिखें और प्रयास करें कि किसी विधि का विवरण उन पैरास में ना दिया हो। क्योंकि CPC में भी रोका गया है कि आप कोर्ट को कानून ना बताइए, उसको लिख करके ना दीजिए। वो कानून आप उस समय बता सकते हैं। आप अपने विषय वस्तु को लिखिए कि हमारा मामला इस तरीके से आता है। आप कोर्ट को ये ना बताइए कि कानून ये कहता है। वो कानून क्या है इसको कोर्ट बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो आप अपनी जो प्लीडिंग करें, अपना ड्राफ्टिंग करें, उसमें ध्यान रखें कि कानून क्या है ये ना लिखें, आपका मामला क्या है उसको पैरा वाइज अच्छे से लिख दें। दोस्तों, अपने दावे में या प्रतिवाद पत्र में किसी भी ड्राफ्टिंग में आप प्रयास करें कि कानूनी बातें लिखें, भावनात्मक बातें ना लिखें। चूंकि कोर्ट में कानूनी बातों का महत्व है, भावना को स्थान नहीं दिया गया है कि आपकी भावना में बहकर के कोई डिसीजन कर दिया जाए या आपके पक्ष में कोई जजमेंट कर दिया जाए। तो प्रयास करें कि कानूनी बातें आपके दावे में आ जाए। दोस्तों, आप अपने विरोधी पक्षकार के चरित्र का बिल्कुल ठीक ढंग से वर्णन करें, उसका चरित्र न्यायालय के सामने ले आएं। अर्थात आप जिस समय न्यायालय को कुछ भी लिख के दे रहे हैं तो आपकी अपोजिट पार्टी जो विरोधी पक्षकार है वो किस तरह से गलत है, क्या उसका आचरण है, इसको पटल पर जरूर ले आए। उसका चरित्र चित्रण अच्छे से एक पैरा में कर दें। दोस्तों, ध्यान रखें कि आप कोई विधि विरुद्ध बात या कोई विधि विरुद्ध कोई भी ऐसा कानूनी बात तो नहीं लिख रहे हैं, इसका ध्यान रखें। दोस्तों, एक बहुत विशेष बात है जिसको आप लोग विशेष ध्यान दें कि जब भी आप कोई ड्राफ्टिंग करें, कोई केस बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो हॉनेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनमें, उन जजमेंट्स में जो चीजें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं उनके आलोक में, उनकी लाइट में आप अपनी ड्राफ्टिंग करें। लेकिन आप ये उसमें लिखें कतई नहीं
कि ये हाई कोर्ट ने ये कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। ये आपके आगे का विषय होगा, दावे में ये नहीं लिखा जाता, लेकिन उसके जो आवश्यक तत्व हैं, माने सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जब भी कोई ऐसा जजमेंट दिया है जो लैंडमार्क है और उस पर विशेष विधि आ गई है, तो उसको धीरे से ऐसा अपना दावा तैयार करें जिसमें वो चीज मेंशन हो जाए। इससे दोस्तों आपके पक्ष में न्यायालय, चूंकि न्यायाधीश जो हैं वो अपडेट रहते हैं लगभग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, और आपकी ड्राफ्टिंग में जब उन चीजों का समावेश होगा तो उनको आपकी तरफ आकर्षित होकर के आने में देर न लगेगी। दोस्तों अगर कोई ऐसा शब्द लिखना है जो किसी न्यायालय का नाम दे रहा है या न्यायालय शब्द आ रहा है, तो उसके पहले माननीय शब्द अवश्य लगाएं, माननीय न्यायालय लिखें, न्यायालय नहीं। दोस्तों ऐसी बात न लिखें जिससे विरोधी पक्षकार को आपके मामले में कमी निकालने का मौका मिले। दोस्तों सबसे अंत में मैं कहूंगा कि आप ऐसे प्रार्थना पत्र को शपथ पत्र से समर्थित कर दें, क्योंकि न्यायालय की डेफिनेशन ही यही है कि न्यायालय सदैव शपथ पत्र पर साक्ष्य लेता है। तो शपथ पत्र से समर्थित करें, और जब भी आप कोई सिविल दावा लिख रहे हो या सिविल मामला लिख रहे हो तो उसमें ये लिखें कि कौन कौन सी ऐसी धाराएं, सत्यापन करते समय कौन कौन सी धाराएं हैं जिनको ये वादी या आपत्तिकर्ता या प्रतिवादी या जो भी उसमें पार्टीज हैं उनके निजी ज्ञान में सच हैं, वह सही है, और कौन कौन सी धाराओं का प्राप्त वैधानिक परामर्श के आधार पर सच व सही होना विश्वास किया जाता है, इसका अंकन कर दें और उसको शपथ पत्र से समर्थित भी कर दें। दोस्तों प्रेयर करते समय ऐसी बात लिखें जो विधायिका ने उस अधिनियम को बनाते समय अपनी मंशा में रखी थी, या उसमें इस तरीके के आवश्यक तत्व अंकित हैं, ऐसी बातों की ही प्रेयर करें। दोस्तों सबसे अंत में आप अपनी उस प्लीडिंग को या ड्राफ्टिंग को अपने पक्षकार से हस्ताक्षरित करवा दें और ऐसा टाइप कराएं कि कोई टाइपोग्राफिकल एरर ना रहे, और अंत में उसमें पक्षकार की फोटो एफिडेविट के साथ, शपथ पत्र के साथ लगवा करके, और सिविल मामलों में जितने आपके अपोजिट पक्षकार हैं उनके लिए कापीज के साथ दाखिल करें और उसमें लिख दें कि श्रीमान जी इस प्रार्थना पत्र की नकल साथ में संलग्न है, और उसको दाखिल कर दें। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन इसमें जो बातें मैंने बताई हैं वो प्रैक्टिकली हैं। शायद अपने YouTube पर इस तरह की बात मेरी जानकारी में तो मैंने नहीं देखी है या ना कोई बताता है, और ये अपने साथियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मैंने बताई हैं। अगर आपको ये अच्छी लग रही हैं तो प्रयास करें कि अपने और अन्य जो साथी हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी जान लें और हमारा परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो। और ये LLB स्टूडेंट के लिए और बढ़िया है, क्योंकि उनका तो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का एक सब्जेक्ट ही होता है। साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। नमस्कार।